अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीने में है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पूरा रोड मैप देने वाली है। इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हारी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी तरह से पता करना है कि आपके जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 90% स्कूल में जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको कोशिश कर लेनी है अभी से पता लगाने की कि आपके एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं। पहला काम आपका यही होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आपको पता चल जाए कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमारे सितंबर में होंगे, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ कोशिश करना कि आप डेट भी पता लगा लो उसके आसपास। उसके बाद क्या करना है, आपको है ना सिलेबस पता कर लेना है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आ रहा है। ठीक है, सभी स्कूलों का अलग अलग सिलेबस रहता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। तो ये दो काम करने के बाद आपको चेक करना है कि आपके पास आपके अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक कितने दिन बचे हैं। जितने भी दिन बचे हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। देखो ये मैं जो वीडियो बता रहा हूँ ना, इसको है ना अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। पूरा रोड मैप तुम्हारा तैयार होता जाएगा और तुम्हें क्लियर हो जाएगा किस तरह से मुझे स्टडी करनी है। तो भाई सिलेबस जानने के बाद तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ चैप्टर देख लेने हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर तुम्हारे बचे हैं और नंबर ऑफ डेज बचे हैं। देखो नंबर ऑफ चैप्टर तुम्हें A to Z नहीं देखने हैं। जो 50% तुम्हारा सिलेबस हाफ ईयरली में आएगा वो ही देखने हैं, और उसमें से भी वो चैप्टर देखने हैं जो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यूँ नहीं कि आपको मान लो 50% सिलेबस आपका आ रहा है तो फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर, तो टोटल 6 चैप्टर आपको करने हैं। नहीं, ये 6 चैप्टर इस तरह से नहीं करोगे आप। आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसको आपको उसमें इंक्लूड करना है। देखो कुछ चैप्टर आपके जो पीटी हुए होंगे, यूटी एग्जाम होते हैं, उनमें आपके आ गए होंगे तो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, या फिर आपके जो मंडे टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, अगर आप उनको सीरियसली देते हो तो उसमें आपके वो प्रिपेयर हो गए होंगे। स्टार्टिंग के जो सभी सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग के 1 से 2 चैप्टर हैं वो तो आप सभी को आते ही होंगे, उसकी मल्टीपल टाइम रिविजन भी हो गई होगी और हर एक स्कूल में कोई ना कोई टेस्ट हो ही गया होगा। तो उन चैप्टर को आपको इंक्लूड नहीं करना है। उन चैप्टर को इंक्लूड करना है जो आपके एकदम फ्रेश चैप्टर्स हैं, जिनमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, उन चैप्टर को काउंट कर लेना है। अब ये चैप्टर आपके सभी सब्जेक्ट के रहेंगे, जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट है उनके काउंट करना है। जैसे कि क्लास 11 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी तरह से आप बायो के स्टूडेंट है, क्लास 12 वाले भी यही कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मैथ को हटा के बायो ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट के आपको चैप्टर काउंट कर लेने हैं, टोटल कितने चैप्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके टोटल चैप्टर आपने काउंट कर लिए तो 30 चैप्टर बैठते हैं। किसी के भाई 20 बैठेंगे, किसी के 15 बैठेंगे, किसी के 25 बैठेंगे, सबके अलग अलग चैप्टर बैठेंगे। तो अब आपको देखना है नंबर ऑफ डेज कितने रह रहे हैं। नंबर ऑफ डेज आपके जितने भी एग्जाम में रह रहे हैं उसको आपको डिवाइड कर देना है जितने आपके चैप्टर्स हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मुझे है ना एक दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके 30 चैप्टर हैं और आपके पास 30 ही दिन रह रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप सीधे डिवाइड करोगे भाई, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपका एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये तो हमें तरीका पता चलेगा कि हमें एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भैया हमें रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं और स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। तो सबसे पहला आपका रिसोर्सेज जो रहेगा ना इस समय पर आपकी, वो रहेगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देखो दोस्तों यार मैं तुम्हें बता दूं ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस समय पर जो तुम्हारे एग्जाम आएंगे ना, स्कूल एग्जाम, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन बाहर से आएंगे। बाहर से इन द सेंस आपको एनसीईआरटी जो तुम पढ़ रहे हो उस एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें जैसे तुम एग्जाम देके आओगे यार तुम्हें लगेगा कि सब बोलते हैं एनसीईआरटी अच्छी है, एनसीईआरटी से हर बच्चा टॉप कर लेता है, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्कूल एग्जाम में तो एनसीईआरटी कोई सवाल ही नहीं आया। तो ये सब क्यों बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। स्कूल एग्जाम जो होता है ना वो जानबूझ से टीचर हार्ड बनाते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो इसलिए आपको यूँ नहीं समझना है कि भाई एनसीईआरटी बेकार है, इसमें से कोई सवाल नहीं आया। तो स्कूल वाले जानबूझकर करते हैं क्योंकि ताकि तुम्हें दूसरी रेफरेंस बुक पर खरीदो और दूसरी रेफरेंस बुक परचेज करो, लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी पर फोकस रखेगा वो लास्ट में अपने एग्जाम में 4 ड्राफ्ट होगा। तो आपको एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आपके, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो क्लास 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप क्लास 11 के बच्चे देख रहे हैं तो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। क्लास 12 वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी थी, इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ। वो है भाई ओसवाल बुक्स। इसमें आपके है ना रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे, आपके टॉपिक वाइज जो होते हैं ना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे।
अगर आपका कोई चैप्टर है ना स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको टेस्ट करना है तो सेल्फ असेसमेंट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप है ना ये बुक परचेज कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं इस वाले पॉइंट में, बच्चे क्या करेंगे कि बहुत सारे चैप्टर करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं चक्कर में ना उनका कोई भी चैप्टर पक्के से तैयार नहीं हो पाता। तो इस समय पर आपको क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। देखो मान लो आपके एग्जाम में ना 6 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आपको है 6 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से करो। वो चैप्टर इस तरह से करो कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप है ना इजीली अटेम्प्ट कर लो। हमारा जो मेन टारगेट है ना, वो हमारा फाइनल एग्जाम है जो आपके मार्च में होंगे, उनको आपको टारगेट करके चलना है। हाफ ईयरली एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, तो हाफ ईयरली को यूं मत लेना भाई सीरियसली ना लो, सीरियसली लेना है, लेकिन इस तरह से लेना है कि ये यहाँ की मेहनत आपके फाइनल एग्जाम में काम आ रही हो। अभी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो फाइनल एग्जाम में आपके काम आ रही होगी, वहाँ पर तुम्हें असली जलवा दिखाना है। तो आपको ना ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को आपको ना एक एक क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस करना है, एक एक कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ना है कि आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे वहाँ से कोई भी सवाल आए तो आप अटके नहीं। इसी तरह से क्लास 12th वाले आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है फिजिक्स का, उसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप कोई भी सवाल आ जाए बोर्ड एग्जाम में, वो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो मेरे को नहीं आता। तो इस तरह से आपको ना क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। अगर इस समय पर आप रटने की कोशिश करेंगे तो यार तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है रटने का, क्योंकि जो इस साल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ना कंपटीशन लेवल के काफ़ी ज़्यादा सवाल आने वाले हैं। कंपटीशन बेस जो आपके क्वेश्चन है ना वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको लेवल को घटा दिया गया है, उनकी परसेंटेज कम कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको है ना CBSE का जो सैम्पल पेपर आया उसको एक्सपोज भी कर रखा है, वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ना थ्योरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको कंसेप्ट समझने पर ध्यान देना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा कर तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लो। देखो अगर आप काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं भैया इतनी मेहनत अभी हम क्यों करें, अभी तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी दिन है जब हम पढ़ लेंगे। मैं तुम्हें एक कुछ पॉइंट बताता हूँ, अगर तुम अभी से अपनी स्टडी पर फोकस करोगे ना तो मैंने काफ़ी एडवांटेज मिलने वाली है। तो पहली तो वो है कि अगर आप इस समय पर पढ़ाई कर लोगे तो पहली प्रॉब्लम तो आपको ना प्रेशर नहीं रहेगा, वो आपका खत्म हो जाएगा। प्रेशर एंड टाइम पर बच्चों को रहता है, प्रेशर में ना उनकी काफ़ी टेंशन आती है और फिर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, आपको अगर इस समय पर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे और आपके एग्जाम जो होंगे हाफ ईयरली के उनमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो टीचर के सामने यार तुम्हारी ना अच्छी इमेज बन जाएगी। जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जो इंटरनल चढ़ा रहा होगा ना टीचर्स, तो आपको ना अच्छे मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा। उनको लगेगा भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है तो इसको अच्छे मार्क्स देने पड़ेंगे, तो इस तरह से आपके मार्क्स में भी हेल्प मिलेगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो है भाई टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना वो स्कूल में जा रहा होता है, स्कूल से आते हो उसके बाद ट्यूशन या कोचिंग में चले जाते हो और फिर थक जाते हो और तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो आपको ना सिंपल टाइम मैनेजमेंट टिप्स में बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। देखो स्कूल में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जा रहा है, तो क्यों ना हम स्कूल में ही कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। आपका जो टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, यार कोशिश करो कि उसको ध्यान से सुनो। फिर जब आप स्कूल से आते हो कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसको कोचिंग में रिवाइज कर लो। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जो स्कूल में होमवर्क मिला होता है ना वो ही आपका ट्यूशन में करते रहते हो, तो आपको ये यार बच्चों वाली गलतियाँ क्यों कर रहे हो। स्कूल में आपको होमवर्क मिला है वो आपका अपने स्कूल घर पर करो ना, कोचिंग में क्यों कर रहे हो। कोचिंग में आप स्कूल का होमवर्क करने के लिए फीस दे रहे हो, नहीं ना समझने के लिए फीस दे रहे हो। तो इसलिए तो मैंने कोई भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता तो उस टॉपिक को तुरंत वहाँ मास्टर से पूछो, और जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन आपको ना कोचिंग में जाकर करना है। एंड कोचिंग में आने के बाद थोड़ा रेस्ट रहो, रिलैक्स रहो, बाहर थोड़ा घूम के आओ। उसके बाद आपको है ना 8 बजे के बाद स्टडी करना बैठ जाना है। 8 बजे से आपको 10 बजे तक स्टडी करनी, 2 घंटे इनफ है। 2 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली 1 महीने तक देते हो ना, जब तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम नहीं आते, तो यार बहुत है, आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे और अपनी हो सकता है क्लास में टॉप भी कर लो। तो 2 घंटे आपको कंसिस्टेंटली देनी है। अगर आप स्कूल में कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे, जो स्कूल में होमवर्क मिला है वो ट्यूशन में नहीं करोगे, जो कंसेप्ट आपका रिवाइज करना है स्कूल में बोला है मास्टर ने कल याद करके आना है, वो आप याद कर सकते हो कोचिंग में, लेकिन लिखने का काम आपको कोचिंग में नहीं करना, ना ही स्कूल में करना है। अगर आप कोचिंग में दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो क्या करना, आप उस चैप्टर को वहाँ ध्यान से सुनना, और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वहाँ ध्यान से सुनना, और दोनों को रिवीजन आप सेल्फ स्टडी करोगे वहाँ पर दोनों को रिवाइज कर लेना। इस तरह से आपका ना पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा जो चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो। एट दी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी रिवीजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे का भूलते जाते हैं, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते पिछला। अब रिवीजन करने का मैं साइंटिफिक मेथड जो मैं बताता हूँ, रिवीजन है तुम्हारा 2 तरीके से पॉसिबल है। पहला होगा शॉर्ट टर्म रिवीजन
और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। मैंने अभी वीडियो में भी बताया है। शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है, जोन से दिन तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसी दिन तुम्हें ना उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ले लो या मैग्नेटिज्म वाला ले लो, फिजिक्स का ही अक्सर बताता हूँ यार, फिजिक्स ही मुझे काफी पसंद है इसलिए मैं फिजिक्स का ही एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो आपने फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उनमें कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, तो उस कंसेप्ट को आपको सेम डे ही रिवाइज कर लेना। ये तो तुम्हारी शॉर्ट टर्म रिविजन हो गई, वो एकदम कंटेस्ट हो जाएगा तुम्हारा वो जो टॉपिक है, और उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो यार फिर तो तुम्हें ना मास्टर बन जाओगे उस कंसेप्ट के। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिवीजन होती है वो होती है तुम्हारी लॉन्ग टर्म रिवीजन। लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे करते हो, जैसे कि वीकेंड गोल बनाओ आपका। वीकेंड में जो तुमने पूरा पढ़ा है ना, पूरा का पूरा जो एक हफ्ते मंडे से लेकर सैटरडे तक जो तुमने पढ़ा है वो तुम संडे को रिवाइज कर रहे होगे हर एक सब्जेक्ट का। ये होती है लॉन्ग टर्म रिवीजन। तो लॉन्ग टर्म रिवीजन में आपको कंप्लीट एक दिन रखना है रिवीजन का, और शॉर्ट टर्म रिवीजन में आपको बस 20 से 22 मिनट देने या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट दे देना, इससे ज़्यादा मत देना। ये शॉर्ट टर्म रिवीजन होती है। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन करनी है। अगर आप तुम्हें ये कंप्लीट प्लान रखते हो ना एक मंथ के अंदर, तो यार तुम देखोगे तुम्हें ना बाकी बच्चों से आगे तो निकलोगे और तुम अपनी क्लास में टॉप भी करोगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन यार अपने दोस्तों में ना इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।